स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, कितना आंसर लिखना है, किस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 31 से 38, 31 से 38 तक 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चनों का उत्तर देना है जो 2 अंक के होंगे। इससे पहले हमने वीडियो डाला हुआ है 1 से 30 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ज़रूर जाकर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ 31 से 38 में 8 क्वेश्चन में से केवल 6 को ही सॉल्व करना है। यहाँ 8 क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। जो भी अच्छा लगे, जो भी याद हो सके, उसी को 6 क्वेश्चन को वहाँ पर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उदारवाद का क्या अर्थ है? उदारवाद होता क्या है? ठीक है, उदारवाद एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना जाता है और सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामाजिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। अर्थात एक तरह से यहाँ कह सकते हैं, सरकारों द्वारा जो भी प्रतिरोध या अवरोध होते हैं लोगों के द्वारा, सरकार उसको किस प्रकार निपटान करता है, वो प्रक्रिया भी उदारवाद कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, गिरमिटिया मजदूर कौन थे? गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है हमारा बंधुआ मजदूर। 19वीं सदी में जब गरीबी और अकाल का स्थिति था, जब अंग्रेज काल चल रहा था, उस समय भारत से दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में मजदूरों को भेजा जाता था कागज़ पर अंगूठा लगवाकर। वे बंधुआ मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। यह अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियाँ बताइए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं नदियों पर बनाई जाती हैं। इससे लाभ बहुत है लेकिन हानियाँ भी बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें परियोजनाओं के, तो सबसे पहली हानि वनों की कटाई होने से वन्य जीवन पर संकट आता है। साथ ही साथ वहाँ के मूल निवासी और स्थानीय किसानों का स्थानांतरण होता है और सही से उनके मुआवजा नहीं मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खनिज क्या है? खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे धरती के अंदर उपस्थित है, भूगर्भ में उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों को ही खनिज कहते हैं। कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट वगैरह आ जाता है। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता किसी जाति या धर्म विशेष को ही संप्रदाय को महत्वपूर्ण मानना और अन्य जातियों और धर्मों के प्रति तिरस्कार का भाव उत्पन्न होना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? नारीवादी आंदोलन है क्या? महिलाओं को राजनीतिक और वैधानिक दर्जा से उठाने के लिए उनके लिए शिक्षा, रोजगार और अवसरों को बढ़ाने की मांग, उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को कहते हैं नारीवादी आंदोलन। साक्षरता दर को परिभाषित करें। अगर हम बात करें 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में यह नियम रखा गया कि 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ सके और लिख सके, उस कुल जनसंख्या के प्रतिशत प्रमाण को साक्षरता दर कहते हैं। इसमें विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। विश्व व्यापार संगठन विश्व भर में व्यवसायियों को कंट्रोल करता है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन व्यापार सहमतियों के लिए प्रतिभागियों के पालन को लागू करने और व्यापार से संबंधित विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र विवाद समाधान का प्रबंधन करता है। देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इसमें कुल 8 प्रश्न हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के होंगे सभी, जिसमें केवल 6 अंक को ही उत्तर देना है, 2 को स्किप करना है, 2 को छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 अंक के जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जैसा हमें पता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर के गांव था जालियांवाला, वहां के बाग में एक बैसाखी मेला का आयोजन किया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह रॉलेट एक्ट कानून जो बनाया गया था अंग्रेजों का, उसके विरोध में जमा हुए थे। कुछ का मानना था कि बैसाखी मेला लगाया गया था। उसी समय रॉलेट कानून लगाया गया था, जिसके तहत जनरल डायर ने चारों तरफ से उस मेले को घेरकर
अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसके कारण वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसे भारत के इतिहास में बहुत कलंकित दिन माना जाता है। यहाँ बहुत सारे नरसंहार हुए। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? ब्रेटन समझौता का क्या अर्थ है? बात करें ब्रेटन वुड्स समझौता, ये अमेरिका में हुआ था। जुलाई 1944 ईस्वी में 44 राष्ट्रों के 730 प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था, जिसके तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में किन्हीं लौह अयस्क के 3 क्षेत्र के नाम लिखें। भारत में लौह अयस्क के क्षेत्र उड़ीसा है, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में बात करें तो मयूरगंज, झारखंड में बात करें तो नोवा मुंडी, इसी तरह से स्टेट वाइज हम लोग देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बैलाडीला। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? उदाहरण सहित उत्तर देना है। कृषि आधारित उद्योग कहने का अर्थ हुआ जो कृषि यानी खेतों से प्राप्त, जिसका कच्चा माल, वैसे उद्योग जो कच्चा माल खेतों से लाते हैं, किसानों से लाते हैं, वो कृषि आधारित उद्योग हैं। और जो खनिजों से प्राप्त करते हैं कच्चा माल, वो खनिज आधारित उद्योग हैं। जैसे अगर चीनी मिल की बात करें तो चीनी मिल में गन्ने की आवश्यकता होती है और गन्ना खेतों से आता है, कृषि क्षेत्र से आता है, तो वैसे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। और लोहा और इस्पात या इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो वो खनिजों से संबंधित होते हैं, उनके कच्चे माल खनिजों खदानों से आते हैं, तो ये हमारा खनिज आधारित उद्योग हुआ। अगला प्रश्न है कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें 2 चुनौती को बताना है। ऐसे तो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक चुनौतियां हैं, जिसमें से अगर हम बात करें 2 को, तो सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता। सामाजिक असमानता की बात करें तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता जरूरी है। हमारे देश में जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक है। समाज के लोगों में सहयोग का अभाव है। समाज के सभी लोग अपनी भलाई पर विशेष ध्यान देते हैं। बात करें आर्थिक असमानता का, तो भारत में आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर है। कुछ लोग ही अमीर हैं, अधिकतर लोग गरीब हैं। अगला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखें। बहुदलीय मतलब बहुत सारे दल। ये क्या है? एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक देश के अंदर अनेक राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है और जिस पार्टी को जनता का बहुमत प्राप्त होता है वह सत्ता में आ जाती है। किसी एक पार्टी के बहुमत में नहीं रहने की स्थिति में लगभग एक समान विचारधारा रखने वाली पार्टियां आपस में गठबंधन करके सत्ता में आती है। इसे कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है, ऋण के किन्हीं 3 शर्त को लिखें। ऋण की अगर बात करें तो ऋण के लिए मुख्यतः 3 क्या शर्त हैं? ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार और आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके आना चाहिए। ये 3 शर्त हों तभी वो ऋण को सही माना जा सकता है कि कितना ब्याज दर है, उसके समर्थक ऋण आधार जो खरीद रहे हैं, जो ले रहे हैं ऋण, और उसमें क्या क्या आवश्यक कागजात है उनको। यहाँ पर भी कुल 8 प्रश्न है, जिसमें से केवल 6 प्रश्न का उत्तर देना है, 2 प्रश्नों को स्किप करना है। अगला हम 5 नंबर के प्रश्न में जाएंगे। 5 नंबर वाले प्रश्न में कुल 6 प्रश्न हैं, जिसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो प्रत्येक का 5 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर 5 हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। 47 में है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? मुद्रण संस्कृति यानी कि छपाई प्रक्रिया। जैसा कि हमें पता है मुद्रण संस्कृति जापान और चीन से शुरुआत हुई, लेकिन हमारे देश के आज़ादी के समय मुद्रण संस्कृति का बहुत अपना एक योगदान रहा। मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में काफ़ी मदद की। सरकार जो भी अंग्रेज सरकार थी, उनकी दमनात्मक नीति के बावजूद भारत में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही गई। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी कुशासन नीति का पर्दाफाश किया जाने लगा। राष्ट्रवादी क्रियाकलापों की सरकार द्वारा निंदा से क्रांतिकारी कदम को काफ़ी
बल मिलने लगा। 1907 में पंजाब के क्रांतिकारियों को देश छोड़ने के लिए विवश किया तो बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र केसरी के माध्यम से विरोध प्रकट किया, जिससे भड़क कर लोग सड़क पर उतरने को आए। इस पर पूरे भारत में विरोध हुआ था। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से राष्ट्रगीत वंदे मातरम पूरे देश में गूंज रही थी। यह मुद्रण संस्कृति के कारण ही संभव हो पाया। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बुनकरों से सूती तथा रेशम के कपड़ों के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी कंपनी थी, भारतीय बुनकरों से सूती और रेशम के कपड़ों को नियमित रूप से वो हमेशा मिलते रहे, उसके लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए। उसमें सबसे पहला इन्होंने हथकंडा अपनाया कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों को और दलालों को ही खत्म करने और बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पहले से ही पेशगी रकम दे दी जाती थी बुनकरों को। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा भी देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बुनकरों से सूती और रेशम के कपड़ों के निर्यात को सुनिश्चित कर लिया। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र किस राज्य के आर्थिक विकास में, जो किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे मदद करती है? अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की या निजी और सार्वजनिक, तो सार्वजनिक की बात करें, कोई भी राज्य या देश के आर्थिक विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सबसे पहला अगर बात करें, बुनियादी संरचनाओं के निर्माण एवं विस्तार द्वारा यह तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। यह रोजगार के अवसर पैदा करता है, विकास के लिए संसाधन जुटाने में मदद करता है, लोगों के बीच आय और संपत्ति की समानता लाता है, वहीं लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन भी देता है। यह है प्रश्न 50। अगर हम बात करें 52 में, यहाँ पर कुल 4 प्रश्न का उत्तर देने हैं 5 नंबर में। 52 में है कि मानचित्र एक रहेंगे लास्ट में। मानचित्र को देखते हुए यहाँ पर अंकित जो भी नंबर्स को किए गए हैं और यहाँ पर प्रश्न में भी सारे नाम दिए गए हैं, उसको रीअरेंज करना है, उसको अरेंज करना है कि कौन सा पॉइंट पर कौन सा नाम होगा। पहला 1 नंबर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या क्या हम लोग को बैठाना है, लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर। तो जैसा हमें पता है लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर झारखंड में है, तो झारखंड का कहाँ हो जाएगा, हमारा 2 नंबर में झारखंड है। अगर बात करें यहाँ पर झारखंड है तो ये हमारा हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर। फिर हमारा बैलाडीला का लौह अयस्क खदान, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में है, तो ये 3 में हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध अगर बात करें तो ये हमारा सतलुज नदी पर है, तो सतलुज नदी ये साइड में 1st नंबर में। सूती वस्त्र उद्योग सूरत गुजरात में है, तो 5 नंबर में गुजरात है। बंदरगाह विशाखापट्टनम, तो ये हमारा 4th नंबर में बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तो कह सकते हैं इस प्रकार कि 1st नंबर में भाखड़ा नांगल बांध, 2nd में लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर, 3rd में हमारा लौह अयस्क खदान बैलाडीला और 4th में बंदरगाह विशाखापट्टनम और 5th में सूती वस्त्र उद्योग सूरत। इसमें कुल 6 प्रश्न है, जिसमें 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं और यहाँ हमने 4 प्रश्नों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। जितने भी इस बार है बोर्ड लिख रहे हैं सबको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।